नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, यहां से आगे सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। नमस्ते वंदना जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो वंदना जी, अब से गणेश चतुर्थी भी शुरू हो गई है और फेस्टिवल सीजन एक तरह से शुरू हो गया है भारत में। और इस सीजन में सोने और चांदी, क्योंकि ये सीजन आज से शुरू होता है तो लगभग न्यू ईयर तक चलता है, जिसमें बाद में धनतेरस, दिवाली, फिर शादियों का मौसम, तो लगभग मतलब यहाँ से फेस्टिवल सीजन की एक शुरुआत सी हो जाती है। और गोल्ड के प्राइजेस तो 1 लाख के आसपास ही चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यही 1 लाख के आसपास ही रहने वाला है प्राइजेस, और अब लोगों को ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? जी वीरेंद्र जी, क्योंकि हम लोगों ने कई बार यहाँ पे देखा है कि एक्सपेक्टेशन जितनी होती है उससे पहले यहाँ पे गोल्ड ने एक बाउंस लिया है। और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के ट्रिगर्स हैं, और जितना कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में इतना टेंशन बहुत सालों बाद आया है। 2019 में क्या था कि ट्रम्प की लड़ाई सिर्फ चाइना से थी, तो बहुत ज्यादा मूड माहौल खराब नहीं था। लेकिन अभी देखें तो वो 80 देशों से एक साथ मतलब भिड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म बनाता है गोल्ड के लिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा डाउन साइड आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको इसके बाद एक तो टैरिफ की बात है, और जब हमारा सेकेंड हाफ का सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे रेट कट का भी प्रेशर जो है वो आने लगेगा, तो गोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी रेट कट से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो ये 1,99,000 जो भी लेवल्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्पॉट तो थोड़ा सा प्रीमियम पे भी है, तो वहां पे लिवाली करनी चाहिए। तो मैंने पिछले कई दिनों से, महीनों से मैंने कहा है कि आपको जो भी करेक्शन मिल रहा है आप यहाँ पे खरीदिए, क्योंकि 25 में बहुत बड़ा करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अभी जैसे आप कह भी रही हैं कि जियो पॉलिटिकल बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, एंगल्स चेंज हो रहे हैं, रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। तो ये जो चीजें, जैसे इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं, फिर रशिया, इंडिया, चाइना ऐसे चल रहा है। इवन अगर हम देखें, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बैठक भी हुई थी, वो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके 2 दिन के भीतर ही एक दूसरे ने हमले शुरू कर दिए, रूस ने यूक्रेन पर, यूक्रेन ने रूस पर। तो मैम, जो स्थिति आज से 6-8 महीने पहले थी जब ट्रम्प आए थे, वही स्थिति में आज भी हम खड़े हैं क्या? इसी कारण भाव एक अपनी रेंज जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा, क्योंकि यहां से कुछ भी चेंज तो हुआ ही नहीं है, उल्टा ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी जरूर आ गई है इकोनॉमी को लेकर भी। कुछ चीजें मैं चेंजेस यहाँ पे गिनाना चाहूंगी कि ट्रम्प के आने के बाद यहाँ पे हुआ क्या है। ट्रम्प के आने के बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है। इसके बाद है कि यूएस ट्रेजरी से पैसा गया है, लोगों ने पैसा लगाया है, सेंट्रल बैंक्स ने, लोगों ने पैसा लगाया है गोल्ड पे। जापान की ट्रेजरी जो है वो हायर साइड गई है, तो जापान का ट्रेजरी यहाँ पे यूएस की ट्रेजरी से ज्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज है कि एस&पी विक्स में बार बार खरीदारी आई है, क्योंकि टैरिफ की जो चिंता है वो यहाँ पे बढ़ती रही है। और ट्रेड टसल टसल जो बढ़ा है, इससे जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सी चेंज देखने को मिल रहा है। अब जो चाइना और इंडिया है, ये अफ्रीकन मार्केट को भी यहाँ पे मतलब कि कांटेक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे ट्रैप करने की मतलब वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े ये चेंजेस यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गोल्ड 2025 में सबसे ज्यादा जो हमारा निवेश होता था सेंट्रल बैंक्स का, सरकार का, वो किस में होता था? यूएस ट्रेजरी में होता था, फिर यूरो में होता था, फिर गोल्ड में होता था। 2025 का सबसे बड़ा बदलाव है कि अब यूएस ट्रेजरी के बाद सबसे बड़ा जो निवेश है सेंट्रल बैंक्स का, वो ये वहां पे गोल्ड पे है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स 22 में शुरुआत हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इसराइल हमास का वॉर हुआ, फिर अब इंडिया पाकिस्तान का टेंशन, ऊपर से ये टेरिफ टेंशन, तो मुझे लग रहा है कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो बढ़ती जा रही है, और वॉर प्रीमियम जो है ये बढ़ता जा रहा है। साथ में एक बहुत बड़े खतरे पे हम लोग हैं वीरेंद्र जी, वो है स्टैगफ्लेशन की बात। तो आप याद करिए कि ट्रम्प के आने से पहले से ही हो रहा था। तो यूएस में स्टैगफ्लेशन और ये जो टेरिफ का इम्पैक्ट है, ये 25-26 सब में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बाजार जो है वो तैयार नहीं है कि गोल्ड जैसे एसेट को वो छोड़े और दोबारा यहाँ पे यूएस ट्रेजरी में जाए। तो डी डॉलराइजेशन भी यहाँ पे बड़े स्ट्रांग वे में होगा। तो मेरे ख्याल से ब्रिक्स का भी इसमें रोल रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड का प्रीमियम यहाँ पे कम होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, अभी फिर भाव कितने रह सकते हैं मैम गोल्ड के? गोल्ड मुझे अब यहाँ पे लग रहा है कि 3,500 यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं वही जो मैंने लक्ष्य दिया हुआ था
कि 1,03,000 तक मुझे लग रहा है कि 1,03,000, 1,05,000, मैं उस केस में बोल रही हूँ वीरेंद्र जी, जब रेट कट्स यहाँ पे होने लगेंगे। आप देखेंगे कि सिल्वर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन गोल्ड काफी दिनों से एक रेंज में है। काफी लंबा कंसोलिडेशन, काफी लंबे ब्रेकआउट को दिखाता है, अपसाइड या डाउनसाइड। तो मुझे लग रहा है काफी लंबा कंसोलिडेशन गोल्ड में हो रहा है। 3,500 एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं हम अपने, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अपना बाजार की बात की जाए तो मुझे 1,00,000, 2,500, 3,000 का जो लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है। बायस मुझे अपसाइड का लग रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी डील इतना पीसफुली यहाँ पे हो सकता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे स्टोरी हो चुकी है, कि पीसफुली कोई डील हो जाए। तो मेरे ख्याल से जब तक डील नहीं होता, सेफ हेवन बाइंग जो है वो बनी रहेगी। और चांदी में मुझे लग रहा है, क्योंकि चांदी में अगर ध्यान दे वीरेंद्र जी, तो यूएस ने क्रिटिकल मेटल्स की कैटेगरी में कॉपर और सिल्वर को डाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि $40, $41 चांदी भी जा सकता है हमारे बाजार में। हमें तैयारी करनी चाहिए 1,20,000 की। चांदी की आपने जैसे बात की, तो मैम इंडस्ट्रियल यूज जो है, पहले यूज केस अलग थे चांदी के। जब मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट बताया बताया जाता है कि $50 गया था। खैर वो हंट ब्रदर्स के वजह से गया था, उसमें कोई फंडामेंटल और वो उस तरह की चीजें नहीं थी। फिर उसके बाद चांदी वापस से मिड 2010 के बाद फिर वापस से उसने तेजी पकड़ी थी, पर वो वापस आई। उस समय भी फंडामेंटल नहीं थे, एक टेक्निकल कारण के वजह से वो वहां तक गई थी। पर अब चांदी लगातार 1 लाख के ऊपर बनी हुई है। ऐसा नहीं कि जाने के 10 15 20 25 दिन में वापस चांदी नीचे आ गई। अब वो एक लेवल बनाया हुआ है और उसी के ऊपर लगातार बनी हुई है। तो क्या इससे हम माने कि चांदी ज्यादा सस्ती नहीं होने की संभावना है? और फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है अगले 1 साल 1.5 साल में? वीरेंद्र जी, 2009 से लेके मैं कहूँ कि 15 तक का जो वोलेटिलिटी था, बिल्कुल हायर साइड से लोअर साइड, क्योंकि हायर साइड लगा $50 का, और अपना जो लोअर साइड लगा था, ये मैं कह सकती हूँ, ये करीब करीब आपको $13 था। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट होने जा रही है, क्योंकि इस पर जिसका बेस है, ये इंडस्ट्रियल डिमांड है। दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिमांड भी है, क्योंकि कई सारे अब सेंट्रल बैंक्स हैं, ये यहाँ पे चांदी भी फिजिकल में खरीद रहे हैं, ईटीएफ भी खरीद रहे हैं, प्लस यहाँ पे फिजिकल में भी खरीद रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि चांदी एक जो बेस है $25 का, वो या $30 का जो बेस है, उस स्ट्रॉन्ग बेस को काफी सालों तक यहाँ पे मेंटेन करके चल सकता है और हायर बेस बना सकता है। हमारे बाजार की बात की जाए तो हमारे बाजार ने भी 9 से लेके 15 तक में काफी ज्यादा एक मूवमेंट आता हुआ देखा था, और हम लोगों ने नीचे का लेवल भी आता हुआ देखा था, 30,000, 40,000 से नीचे का लेवल। अब मुझे लग रहा है कि चांदी ने हमारे मार्केट में 70 से 80 हजार का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया फॉर लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोल रही हूँ। और 1 लाख का जो लेवल है, ये मुझे लग रहा है 1,00,000 से 90,000, ये लेवल टूटना काफी मुश्किल मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 1,15,00,000 तक हम चांदी मान सकते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि 90,000 आ सकता है, 88,000 आ सकता है, जो क्रैश मार्केट देखती है चांदी में। उससे ज्यादा की उम्मीद मुझे नहीं लगती, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, इसे मतलब एज्यूम नहीं करना चाहिए फिलहाल इस सिचुएशन में। मैम गोल्ड ईटीएफ कैसे लगते हैं आपको? उनमें एसआईपी करना क्या एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहता है? मैं गोल्ड ईटीएफ को बहुत प्रेफर करती हूँ। गोल्ड ईटीएफ में मतलब कि 80-90 डॉलर, 80-90 रुपए से यहाँ पे निवेश हो जाता है, 100 रुपए से। दूसरी चीज ये है कि ये आपको एसआईपी की तरह अगर आप करते हैं तो आपको होता चला जाता है। अब आप समझिए वीरेंद्र जी, ये तो छोटे से लेके बहुत बड़े मतलब क्लास के लिए भी है। कोई एक स्टूडेंट भी चाहेगा तो वो 100 रुपए से अपने पॉकेट मनी से गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे निवेश कर सकता है। तो ईटीएफ मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि आपको डीमेट के थ्रू हो जाता है, चार्जेस तो इसमें लगते हैं, लेकिन इसकी जो एंट्री एग्जिट है वो बड़ी आसान है। तो मेरे ख्याल से जो निवेश के पर्पज से लेते हैं उनके लिए भी सही है, जिनको शॉर्ट टर्म यहाँ पे मतलब प्रॉफिट कमाना है उनके लिए भी सही है। और मुझे लगता है कि बहुत बारी ऐसा होता है वीरेंद्र जी कि हमें गोल्ड लेना होता है, हम रेट का इंतजार करते हो, रेट का इंतजार करने के बाद क्या होता है कि हम व्यस्तता के कारण हम ज्वेलर के पास नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब ईटीएफ की बात आती है तो ये डिजिटल निवेश है यहाँ पे, और हम अपने मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो एक्सेस है निवेश के लिए, ये मच इजियर है एज कंपेयर टू गोइंग टू ज्वेलर्स। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टूल है, मैं इसे बहुत प्रेफर करती हूँ। पहले मैं बॉन्ड को करती थी, जिनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाना था तो मुझे बॉन्ड बहुत अच्छा लगता था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मुझे बहुत फेवरेट था मेरा। लेकिन अब वो न्यू ट्रांच आना नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर गोल्ड ईटीएफ में जाती हूँ। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ के साथ डिजिटल गोल्ड के निवेश के भी ऑप्शंस हैं। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारी कंपनियां देती हैं।
तो वो भी एक ऑप्शन है कि अगर जो डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते या प्रोसेस में नहीं जाना चाहते तो उनके लिए एक वो भी ऑप्शन सही है मैम। जी, वो वो भी ऑप्शन सही है। अब तो काफी सारे मतलब ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं वीरेंद्र जी, बस मतलब ऑथेंटिसिटी देखनी है और आपको यहाँ पे निवेश करना है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, मेरी अपनी कोई कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन मेरी सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। आप कोई भी निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, खरीदारी बिकवाली करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय के बाद ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मैम।